जब उन्होंने मुझे बेल दे दी तो फिर भी बाहर वहां पुलिस इंतजार कर रही थी। एमपीओ, एक एमपीओ चीज होती है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसमें इन्होंने पकड़ लेना था। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा ये भी करता हूं कि आज जो हमारी जमहूरियत है वो सिर्फ एक, मैं बार बार कहता हूं कि एक छोटे से धागे से लटक रही है, और वो बचाने वाला हमें इस जमहूरियत को वो है हमारी अदलिया। और उस अदलिया के ऊपर पूरी तरह ये माफिया वारदात कर रहा है। तो मैं पहले तो अपनी कौम को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपने अदलिया और अपने आइन के साथ जुड़ के खड़े हो जाए, क्योंकि कहीं इन्होंने ये जो माफिया, मैं माफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या बचा रहा है, कोई अपनी कुर्सी बचा रहा है, लेकिन इनको फिक्र नहीं है कि वो डूबता जा रहा है। तो ये एक रास्ते में जो अदलिया इनको रोक के रखा हुआ है, और जिसकी वजह से मैं आज यहां बैठा हुआ हूं, उसके ऊपर अब पूरी वारदात है। याद रखें, नवाज शरीफ ने जब 2/3 अक्सरियत ले ली तो उसके रास्ते में सिर्फ उसने देखा अदलिया है, एक चीफ जस्टिस, एक ईमानदार दयानतदार चीफ जस्टिस, तो उसने उसको गवारा नहीं किया, हमला किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और डंडों से चीफ जस्टिस को, यानी कभी ऐसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसा मनाजर नहीं हुए कि डंडे मार के उस चीफ जस्टिस को और डरा के उसको भगाया, और फिर पैसे चलाए, ब्रीफ केस जो माफिया ऑपरेट करता है, या एलिमिनेट करता है और या फिर खरीदता है। तो आजाद अदलिया को उसने तबाह किया, और जब आजाद अदलिया जाती है तो ये याद रखें कि उस मुल्क में आपकी आज़ादी चली जाती है, क्योंकि आजाद अदलिया आइन के मुताबिक आपके जो बुनियादी हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हिफाजत करती है। मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता रहता हूं, मैं खास तौर पे जो मुझे उम्मीद है अपने नौजवानों से, कि आपको समझना चाहिए कि हम क्यों सारी दुनिया हमारे से आगे निकल गई है, क्यों हमारे इतने बुरे हालात हैं। बुनियादी वजह इंसाफ ना होने की है। तो मैं ये बार बार आपको समझाता हूं कि 27 साल पहले जब मैंने इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, मकसद ही यह था, इंसाफ होता है, मुल्क आजाद होता है, वो मुल्क खुशहाल होता है। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, ना वह आज़ादी होती है, ना वह जमहूरियत होती है, ना वह खुशहाली होती है। तो इस वक्त सारी कौम को खड़ा होना चाहिए अपनी अदलिया के साथ, और मैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूं कि जिस तरह उन्होंने कानून के मुताबिक जो बोगस केसेस मेरे ऊपर बनाए हुए हैं, एक के बाद दूसरा 145 केसेस बनाए हुए हैं। अदलिया एक ही जगह हम जाते हैं उम्मीद लेके, और वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे जेल में से बचाया। उसके बाद मैं जो पब्लिक निकली, और मैं बात कर रहा हूं जो पुरअमन पब्लिक निकली, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे चाहने वाले, मेरे जो वोटर्स हैं, जो मेरे साथ जो मेरे कारकुन हैं, ये हमेशा 27 साल हमेशा हम पुरअमन रहे हैं। हमने कभी, जितनी भी हमें हमारे इश्तियाल डाला जाए, कोशिश की जाए कि हम किसी तरह प्रोवोक हो और हम कुछ गलत करें, मैं फख्र से कहता हूं कि 27 साल की सियासत में हमेशा हम पुरअमन रहे हैं। मुझे 25 मई कभी नहीं भूलेगा पिछले साल, और जब ये इंपोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स, ये हैंडलर जो हैं, इन्होंने पीछे से जोर लगाया था पुलिस को, क्योंकि हमने जब बाद में मुझसे पूछा, क्योंकि हमारी पंजाब में गवर्नमेंट थी, तो हमने पूछा कि तुमने हरकतें की थी। उन्होंने कहा जी पीछे से ऑर्डर थे, वो चिड़ियाघर से ऑर्डर आते थे, तो वो हमें हुक्म करते थे। मैं कहा तुम लोगों के घरों में 3-3 बजे घुस के तुमने जो हरकतें की, लोगों को उठाया, जो मारा, ना चादर ना चार दीवारी, ना औरतों की परवाह की। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई शर्म नहीं आई, कोई आपका तो काम है कानून के मुताबिक चलना। कहते जी नौकरी का सवाल है, हुक्म आता है वहां से
मानना पड़ता है जो कि पीछे से हुक्म आता है हैंडलर्स का। तो हमारे ऊपर जुल्म हुआ। 26 को सुबह को मैंने वहां धरना देना था इस्लामाबाद में, मैंने धरना खत्म किया उसी वक्त, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को गुस्सा था उस वक्त, जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, फैमिलीज पे शेलिंग की, लोगों के घरों में घुसे। मुझे पता था इंतशार की तरफ जाना है। सबको पता है कि मैंने 26 की सुबह को जैसे ही मैं इस्लामाबाद अभी डी चौक भी नहीं पहुंचा, मैंने कहा खत्म। उसके बाद मुझे गोलियां लगती हैं, कत्ल करने। मुझे पता था, पहले से प्लान बना हुआ था। मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कौन कौन उसके अंदर मुलव्वस था। मुझे सारे जो फनकार, जो अदाकार उसके अंदर थी, मुझे सबके नाम पता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। जितने हम समझते हैं कि वो एक का नाम जो लेता हूं, उससे भी ऊपर का भी मुझे पता है किसने गो हेड, ग्रीन लाइट किसने दी थी। कौन ऊपर 2 लोग थे जिन्होंने उसको, इस आदमी को ग्रीन लाइट दी थी। और फिर इनके साथ वो जो सिविलियन मिला हुआ था, जो राना सनाउल्लाह और वो शहबाज शरीफ। मुझे जब गोली लगती है, क्या मैं नहीं, जब एक कत्ल अल्लाह बचाता है मुझे, क्या तब इंतशार नहीं होना चाहिए था? तब क्यों नहीं तोड़फोड़ हुई? तब क्यों नहीं गिराओ झलाओ ये जो हुआ है? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा फलसफा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप अपनी पार्टी को इस तरफ लगा देते हैं, अगर पार्टी, एक दफा पार्टी को खून लग जाता है, जिस तरह हम जब कराची में पार्टी बनाने लगे तो उन्होंने कहा जी यहां तो अगर आपने पार्टी बनानी है तो आपको मिलिटेंट विंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि एमक्यूएम के पास मिलिटेंट विंग है, बाकी भी जमातें उनके सामने, सबके पास उन्होंने मुसल्लह लोगों को रखा हुआ है, आप भी रखें। ये आज से 25 साल पहले की बात है। मैंने तब उनको समझाया कि जिस वक्त आप अपनी पार्टी में मुसल्लह लोगों को रखते हैं, उस वक्त आपकी पार्टी की सारी फितरत ही बदल जाती है। वो आपके भी, अगर आपके लिए समझते हैं ना कि हमें वो हिफाजत करेंगे, वो फिर दूसरी तरफ अपने काम करने पर शुरू लग जाते हैं, कब्जे शब्जे बंदूकें पकड़ के फिरते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करता, हमारी पार्टी बढ़े ना कराची में, क्योंकि जी वो डर होता था कि एमक्यूएम के उस तरह खौफ होता था कि जी हम हिफाजत कैसे करेंगे अपने आप को उनसे। सब मैंने कभी ये नहीं किया। उसके बाद जी 26 नवंबर आई, कम से कम 4 लाख लोग थे पिंडी के अंदर। सिर्फ हमने जाना था वहां से वॉक करके इस्लामाबाद, वहां इन्होंने पुलिस जमा की हुई थी। फिर मुझे पता चला कि मैंने कहा वैसे लोगों को, एक तो था कि मुझे गोलियां लगी पहली दफा, मैं खैर उस वक्त में मैं ठीक भी नहीं था, वही कॉल ऑफ कर दिया, वापस आ गया वहां से। लोग मायूस हुए कि जी आप वो सारे तैयार हुए थे इस्लामाबाद जाने के लिए, क्योंकि 3 दफा हमारे खिलाफ धरने दिए गए थे ये पीडीएम के लोगों ने, एक एफआईआर नहीं काटी थी किसी के ऊपर। मौका दिया, आए जी आए बेशक। इन्होंने 25 मई पे भी हमारे ऊपर पता नहीं कितनी हजारों एफआईआर काटी। फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि अगर हमारा ये हक था, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमने नहीं किया। मैं उसके बाद आगे आ जाता हूं। 8 मार्च को सबको पता यहां क्या हुआ। इलेक्शन रैली शुरू हो रही है, पता चला जनाब दफा 144 लगा दिया। इलेक्शन रैली, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, दफा 144 कैसे लगता है? पूरा प्लान किया हुआ था इन्होंने। एक प्लान के तहत चाहते थे कि तशद्दुद हो या इंतशार फैले, क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। सो एक चीज, बुनियादी चीज आप सबने समझनी, जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। जो लोगों को खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन में इनकी तबाही हो जानी है और इनका नामो निशान खत्म हो जाना है, वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, लिहाजा वो चाहते हैं इंतशार। ये अब बुनियादी पॉइंट समझ है। और मैं सारा वक्त अपने लोगों को, जब जिले शाह का इन्होंने तशद्दुद करके उसको कत्ल, उसकी जब डेड बॉडी की तस्वीरें आई, यहां गुस्सा था। हमने अगले दिन फिर रैली अनाउंस की, इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी, सबने कहा जी हम आप करेंगे रैली, कैंसिल की। उससे अगले दिन अदालत से इजाजत लेके फिर रैली की, सब कानून के बीच में रह के किया। तो मैं अब आता हूं जो मेरे घर से हुआ। पहले तो यहां इन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरे घर पे हमला कर दिया। 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया इन्होंने, कोई इसकी तारीख नहीं है पाकिस्तान में। हमने कोई उसके बाद ऑर्डर नहीं किया कि जलाओ, घराओ, अटैक करो लोगों को।
18 तारीख को मार्च को जब मैं इस्लामाबाद जाता हूं मैजिस्ट्रेट के अदालत में, मैं जब वहां टोल प्लाजा इस्लामाबाद पहुंचता हूं, मेरे घर पे अटैक कर देते हैं आर्मड कार से, बत्तर बंद गाड़ी से मेरा दरवाजा तोड़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बगैर, वो न बल्कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला होता है कि सिर्फ 2 आदमी आ सकते हैं सर्च वारंट के साथ, फैसला था उनका। 45 लोग यहां दरवाजा तोड़ के पुलिस वाले करके सबको घर लूटना, जो चीज मिली चोरी की, तबाह की, लोगों को मारा धाड़ा, हड्डियां तोड़ दी बेचारे लोगों को, उठा के ले गए लोगों को। अकेली बुशरा बेगम यहां थी। हमने फिर भी ऑर्डर नहीं किया। गुस्सा मुझे बहुत था। मैं ये आपको कहूं कि मुझे कभी भी गुस्सा आया है कि खातून पर्दादार अकेली घर में बैठी है और चारों तरफ आवाजें आ रही हैं, ऊपर नीचे पुलिस कि वो मार रहे हैं, वो चीखें उनकी आवाजें आ रही हैं, खिड़की के बाहर लोगों को मार रहे हैं डंडों से। अकेली खातून, कोई शर्म कोई गैरत नहीं थी इनमें। सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा तब था। मुझे 18 तारीख को वहां कत्ल करने की कोशिश करते हैं, उसी दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर। कोई मैं नहीं कहता कि जी हम मुल्क के अंदर सारे निकल जाओ बाहर, अटैक करो, कुछ कोई नहीं कहता। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुआ है, क्योंकि मुझे कल से खबरें मिलनी शुरू हुई, क्योंकि मैं तो नजरबंद था ना, मुझे तो पता ही नहीं हो क्या रहा था। मुझे तो जब ये उठा के लेके गए हैं तो मुझे तो उसके बाद तो पता ही नहीं क्या हुआ है। तो कल से आज तक, अब आज भी दिन को मुझे देर भी हुई आपके पास आने की, कि मैं फैक्ट्स ले रहा था कि ये हुआ क्या है, कि हमारे ये तो हम हैं ही नहीं। यानी मैं हमेशा अपने लोगों को बताता हूं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिधर फैमिलीज आती हैं। आप उठा के देखें, हमारे जलसों में बच्चे और औरतें आती हैं, फैमिलीज आती हैं। कभी किसी पार्टी के पास आई है, सेपरेट औरतों का एनक्लोजर होता है, फैमिलीज का भरा हुआ होता है, बल्कि वो सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। तो हम चाहेंगे इंतशार। अगर एक पार्टी की कॉल पे पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इस तादाद के अंदर ख्वातीन निकलती हैं, तो आप इंतशार चाहेंगे। तो मैंने तो उन सबको कहा हुआ है कि हमेशा वो चीज करो, इंतशार से बचो। हमने कभी इंतशार में नहीं पड़ना। तो जो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब चीजें सामने आ रही हैं, तो मैं इसलिए आपके सामने, थोड़ी मुझे देर भी हुई। तो पहले तो मैं जरा बताना चाहता हूं कि मैं निकलने से पहले, जब मैं इस्लामाबाद निकलने लगा था, मुझे पता था इन्होंने करना, हालांकि मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, सब बेल्स थी। लेकिन ये इतने बदनीयत और घटिया लोग हैं, और 145 केसेस थे, सब में बेल्स थी। मुझे एक खबर मिल गई कि इन्होंने मुझे पकड़ना। मैं ये चाहता हूं कि पहले देख लें कि मैं निकलने से पहले क्या कहा था और फिर मेरे से हुआ क्या। ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और एफसी इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे। जेल में डालना है, मैं तैयार हूं जेल में जाने के लिए। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां देखें कि चलने से पहले मैं कह रहा हूं कि देखें, वारंट मुझे दें, मैं तैयार हूं अरेस्ट के लिए। मैं कानून के ऊपर चलने वाला हूं, लेकिन मुझे वारंट दिखाएं। जो इन्होंने वहां किया, फौज ने, रेंजर्स फौज का हिस्सा है, सारी दुनिया के सामने ये जो आपने अभी देखी, सारी दुनिया में ये चली। आराम से हम बैठे हुए अंदर, शीशे तोड़ के इस तरह अटैक किया अंदर, जिस तरह कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द अंदर बैठा हुआ था। मैं हैरत में बैठा हूं कि ये कर क्या रहे हैं, कि
ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں، اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا؟ یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا، فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا، زخمی کیا انہوں نے، میرے سر پہ مارا انہوں نے. اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے، پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں، جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں اور ہوتا، نوبیل پرائز ملتا انہی کے اوپر، 2 بڑے کینسر ہاسپٹل، تیسرا بن رہا ہے، 1 یونیورسٹی، سب خیراتی، اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو اس کو اس طرح پکڑ کے، جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے، ایک کرمنل کیس نہیں تھا، تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے، دہشت گردی کے، غداری کے، کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا، اور سائیکوپیتھ غداری، ملک سے غداری ہو گئی. جو یعنی ایک دن میں 15 کرمنل کیس، بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم، وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز، وہ کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا، چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے، لیکن اس کا میسج کیا گئی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا، یہ ذرا سمجھ جائے کیس کیا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے، ہماری موریلٹی گر چکی ہے. موریلٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے. تو جب آپ کی ملک کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے، ملک تباہ ہو جاتا ہے. میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا؟ کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو، جو کہ سیرت نبی کے اوپر، جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے، ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر، کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو. تو وہ مقصد وہ تھا. اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں. تو یہ مقصد تھا اس کا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں، دسمبر 2018. یہ ذرا آپ سنتے رہیں. ایک سپانسر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا، 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل، کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے، جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے، وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے، وہ دسمبر میں آتا ہے، 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی، پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 ملین آ رہا ہے پاکستان، یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے ملک ریاض اور این سی اے میں
تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا, لٹیگیشن کرنی پڑے گی. وہیں ہمیں بتایا گیا کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لٹیگیشن میں. تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا, اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے, اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, وہ سارے آپ کو پتہ ہے. بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ. وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو, کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو, جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا, نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے نہ مجھے شوکت خانم سے ہے, کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے, وہ میری ذاتی ملکیت تو نہیں. اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا, اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. اور دوسرا میری بیوی, اب مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے. کیوں ہے؟ ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا, دھمکیاں آتی ہیں, آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا, فلانی چل, اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کہنی, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے. ٹرسٹ, جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے, ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خیراتی کام کرنا چاہتا ہے. اب بشرا بیگم, بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی نالج ہے. تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا. اس کے اوپر بھی وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا. میرے گھر پہ حملہ کر دیا پھر سے آ کے, یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی, ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے. میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی. وہ آدمی یہ نیب کا چیئرمین, یہ جو جنرل ہے, اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اسی نہیں ہوگا, اور اس کے ہینڈلرز نے پیچھے سے اس کو کہا ہوگا, کیونکہ میں آج تو وہ جو پہلا نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان جنہوں نے ریزائن کیا, اس نے کہا میں غلط کام نہیں کرتا, میں آج اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نیب کے ذرا لوگوں سے ملا تھا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا وہ اتنا پرنسپلڈ آدمی. یہ بے ضمیر آدمی, اس کو شرم نہیں آئی کہ وارنٹ نکال رہے ایک ٹرسٹ کے اوپر, ایک ٹرسٹی ہونے پہ. ایک تو یہ جاہل ہوگا کیونکہ اس سے کوئی بہتر کیس ہی ڈھونڈ لیتا, کیونکہ اور کیس کوئی مل نہیں رہا تھا. دوسرا شرم نہیں آئی کہ ایک گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا, اور یہاں پولیس آ گئی اس کو پکڑنے کے لیے. شرم نہیں آئی؟ گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں, یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, آپ اتنے بے غیرت ہیں. آپ بھی بے غیرت ہیں, اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں, کیونکہ کوئی غیرت مند آدمی, آنریبل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے. بے ضمیر بھی ہیں, بے غیرت بھی ہیں, چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں آپ کی, یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہے. تو اب میں آگے چلتا ہوں. لو جی, اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہوا کیا, مجھے تو انہوں نے بند کر دیا. تو جب میں نکلا سپریم کورٹ میں تو مجھے ججز نے, میں تو سیدھا وہاں سے سپریم کورٹ گیا, انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی یہاں تو بڑا انتشار ہوا ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی. تو پہلے بھی چلے کم از کم گولیاں جب لگی تھی تب تو توڑ پھوڑ ہوتی نا, تب تو سب کو پتا تھا. میں نے تو نام لے لیا تھا کہ کون ذمہ دار ہے. میں نے تو اس ISI کے جنرل کا نام لے لیا تھا. تو تب کیوں نہیں انہوں نے اٹیک کیا؟ تب کیوں انہوں نے لوگوں کو گھروں میں یہ جا کے کیوں نہیں حملہ کیا؟ تو جو اب سے میرے پاس معلومات آ رہی ہیں
मैं ये चाहता हूं कि ये एक छोटी सी आप जरा वीडियो देख लें ताकि आपको अंदाजा हो कि ये हुआ क्या है, क्योंकि मुझे अभी तक, मैं चाहता हूं इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और इंडिपेंडेंट हो। मैं चाहता हूं जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो कि इसके पीछे कौन था। मैं चाहता हूं कि जो बेचारे नौजवान, नहत्ते नौजवान, जो एक हकीकी आजादी के लिए और जो उनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करना, जो हमेशा हमने किया है, उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। और जो पता नहीं कितने 100 लोग इस वक्त पड़े हुए हैं, गोलियां उन्हें लगी हुई हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं। मैं इस सब के ऊपर इंक्वायरी चाहता हूं, लेकिन इनसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आप अपने नीचे कोई पैनल बनाए इंडिपेंडेंट। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने लगा, क्योंकि मुझे पता था जिन्होंने मुझे गोलियां मारी हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो नहीं यहां इन्वेस्टिगेशन होने देंगे, ये आज भी नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि इसमें बड़ी, जो मुझे चीजें पता चली, आपको बड़ी बड़ी चीजें पता चलेगी इस कौम को, कि कौन ये चाहता था कि इंतशार हो और किसने फायदा उठाया इसका फायदा उठा के, जो ये बड़ी देर से चाह रहे थे, सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया। अब तक 3,500 वर्कर हमारे पकड़ के जेल में डाल दिए, अभी भी पकड़ रहे हैं वर्कर्स, और सिर्फ मौके का फायदा उठाया इन्होंने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाकी इन्होंने क्या किया है। इसकी आड़ के अंदर के जी बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है, उसने क्या क्या जुल्म किया है, उसको उठा के बहाना बना के इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वो जो ये पहले से ही चाहते थे, केसेस तो पहले ही हो रहे थे, पहले हमारे एक दफा इन्होंने 5,000 वर्कर पकड़ लिए थे। तो लेकिन ये जरा, अब आप ये जरा वीडियो देखें प्लीज। शेलिंग स्टार्ट कर दिया, ये देखें। आपने देखा लोग नमाज पढ़ रहे थे और उसके दौरान उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। फैसलाबाद स्टेट फायर। ये गुल्लू बर्ड फेर रहे हैं। ये देखिए, ये पुलिस वाला है, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है। ये गाड़ी है, इन्होंने सिविलियन कपड़ों में लोगों को उतारा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है और वो फायरिंग करे। फायरिंग की कोई इजाजत है तुम लोगों की? ये भाई साहब है और इनके साथ कुछ और एजेंसीज के लोग। ये देखिए, सीधी फायरिंग करे। कानूनी बात कर रहे हैं। ये गाड़ी है, इन्होंने सिविलियन कपड़ों में लोगों को उतारा है, ठीक है, ताकि इनको लगे कि ये आवाम है जो खराब कर रही है। ये सिविल कपड़ों में आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में, ये देखें, ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं गिरजा चौक के आगे। ये देखें, ये गिरजा चौक में सिविल कपड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं। शेलिंग स्टार्ट कर दिया, ये देखें। आपने देखा लोग नमाज पढ़ रहे थे और उसके दौरान उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। मेरे पेशावर में 2 एक्स मिनिस्टर्स, एक गवर्नर, वो कहते जी हमने ये ऐसे लोग ही नहीं देखे थे। अब जब उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, तो शाह फरमान, उससे भी उन्होंने लड़ाई की। दूसरा हमारा शौकत यूसुफ है, जब उसने रोकने की कोशिश की, जो मिनिस्टर था, उसके उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। ये कौन लोग थे? हर जगह से खबरें आई। अभी यहां से जब हमारी लोग जमा हुए थे इधर लिबर्टी चौक में, उन्होंने कहा कि हम अजीब अजीब लोग देख रहे थे। हाँ, एक तो जनरल पब्लिक है ना, वो तो हमारी आती है, लेकिन ये अजीब किस्म के लोग थे। जब उन्होंने देखा कि वो सारों को इश्तियाल दे रहे थे कि चलो वो उधर चलें, तो उधर फलाने कैंटोनमेंट में चलें, यानी वो लोगों को इश्तियाल दे रहे थे। और ये जो आपने देखा ट्रक से उतरते हुए नामालूम, ये सफेद कपड़ों में, यही लोग मैंने, जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरा कत्ल करने का प्लान था, वहां इसी तरह के लोग थे।
उन्होंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। एक और प्लान इन्होंने किया था मुझे यहां कत्ल करने का, तब भी था कि वो हमारे कपड़ों में यहां आएंगे और यहां से गोली चलाएंगे ताकि हमारे पर हो। जो हुआ अब, ये जो गोली चली है, ये गोली किसने, यानी कौन जिम्मेदार है इसका? क्योंकि हमारे में तो किसी ने गोली नहीं चलाई। सो देखिए, ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, मैंने कभी किसी किस्म का इंतशार, मैंने कभी किसी किस्म का वायलेंस की आज तक अपनी पार्टी को इजाजत नहीं दी, क्योंकि हम वो पार्टी हैं जो कि हम आइन और कानून के बीच में इलेक्शन जीत के आना चाहते हैं। हम कोई इस तरह के हरबे नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ये माफिया जो बना हुआ है। लेकिन इन्होंने, मैं जरा, मुझे जो खास तकलीफ हुई, जो औरतों से इन्होंने किया, यानी कौन औरतों से इस तरह, ये क्या, ये हमारे मुल्क की तहजीब है? ये जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई और इनके हैंडलर्स, ये औरतों के अंदर जिस तरह उनके ऊपर खौफ और हरासा फैलाते हैं, ये इस मुल्क के अंदर कभी हुआ पहले? कितना खतरनाक है। आप मुझे बताएं, फ्रांस के अंदर आप देखें कि वहां पुलिस खड़ी होती है सामने, प्रोटेस्टर्स खड़े होकर पेट्रोल बम मार रहे होते हैं उनके ऊपर। कभी किसी ने गोली चलाई है वहां? कभी किसी के घरों में जाके लोगों को उठाया, गिरफ्तार किया है? वो जब सामने होते हैं, कभी कभी कोई लाइन क्रॉस करता है वहां, तब तो गिरफ्तारी हो जाती है। घरों में छापे मारते हैं, आज सबके घरों में छापे पड़ रहे हैं, और सारी लीडरशिप अंदर डाल दी है जेल में इसके बहाने में। और फिर मुझे ये जरा समझाएं कि टीवी के ऊपर कैसे एकदम मीडिया पे क्लैम्प डाउन हो गया? जैसे ही मुझे गिरफ्तार किया, सारे मीडिया पे सेंसरशिप, सिर्फ एक सरकारी वर्जन चला जा रहा था, और वो हमें पता किधर से आ रहा था, हैंडलर्स, उनका वर्जन चल रहा था। चाहे जो भी चैनल हो, जो कि पहले हमें दिखाती थी, सब चैनल एक ही चलाने शुरू हो गए कि जी शरपसंद है पीटीआई, एक ही चीज चलनी शुरू हो गई। हमें पता है किधर से फीड है। एक तो हमें अकल भी इतनी नहीं है कि थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो। सबको एक ही फीड दे रहे थे ये कि शरपसंद हैं, ये हैं, इन्होंने वो किया, और उसके बाद मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन के तो चैनल्स के ऊपर पड़ गए। उसके अलावा अब मुझे ये समझाएं कि इमरान रियाज खान किधर गायब किया हुआ है? क्या उसका कसूर यह है कि वो इस इंपोर्टेड हुकूमत और इसकी लाइन पे चलता नहीं है? क्या इसका ये कसूर है? इसलिए वो पहले उसे उठाया, उसे गायब कर दिया। और मुझे खतरा है, मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, इसके ऊपर तशद्दुद करेंगे, क्योंकि हमारे कई लोगों के ऊपर, आजम स्वाति और मैं कई लोगों को बताऊंगा, अली अमीन, इनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, और मुझे खौफ है कि इसके ऊपर भी तशद्दुद करेंगे। क्योंकि इमरान रियाज आखिर में कह रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था, मुल्क छोड़ के जा रहा था, जब उसको एयरपोर्ट से पकड़ा है, उसको भी खौफ था कि अरशद शरीफ से जो हुआ है वही लोग उसी से वही करेंगे, और उसको अब जेल में रखा हुआ। मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं, आपको सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि एक सहाफी के पीछे, जिसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, उसकी यूट्यूब पे व्यूअरशिप देखें, उसको टीवी चैनल्स में नहीं काम करने देते क्योंकि ये उनकी लाइन फॉलो नहीं करता। उसके ऊपर उसको खतरा यह है कि या उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद करेंगे, और हमें यह भी डर है कि उसको मार ना दें, क्योंकि अभी तक वो पुलिस कह रही है जी हमें नहीं पता वो किधर गया। हमें पता है वो किधर है, मुझे पता है वो किधर है, और इसके ऊपर कुछ हुआ तो फिर ये लोग जिम्मेदार होंगे, वही जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल किया था, जो जिम्मेदार हैं मेरे ऊपर, जिन्होंने कातलाना हमला करवाया था। फिर उसको भी उठा के ले गए, और या मकबूल जान को, एक बुजुर्ग आदमी है, यानी ठीक है, वो उसकी अपना राय है, उसकी अपनी फॉलोइंग है, क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल लाइन के साथ नहीं है, क्योंकि वो भेड़ बकरियों की तरह आपकी लाइन पे नहीं चल रहा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है, उसको उठा के ले गए। आफ्ताब इकबाल को पकड़ के ले गए, उसको जरा छोड़ दिया, लेकिन उसको भी उठा के ले गए। उसकी तो लाइन ही कुछ और है, लेकिन क्योंकि शायद उसने इमरान खान के लिए कोई प्रोग्राम कर दिया होगा। यानी ये ऐसी फैशिज्म, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि कौन से मुल्क में, किस जमहूरियत के अंदर ये तमाशे हो रहे हैं, यानी जिस तरह का जुल्म हो रहा है। उसके बाद जब पब्लिक का रिएक्शन आया,
تو یہ پبلک کا ریئیکشن اس سے بہت زیادہ آنا تھا. جہاں تک مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی، اب وہاں تو ہم نے کچھ نہیں کیا، وہاں تو ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا اثاثہ اس ملک کا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان اٹھے گا، ہمیں کوئی آئی ایم ایف نہیں اٹھائے گا، کوئی جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے بھیک مانگ کے نہیں، یہ اٹھائیں گے ہمیں. ان کا ریئیکشن دیکھیں کیسا ہے. ایک دم نکلے ہیں وہ لوگ. اور وہ کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ ایسی حرکتیں جمہوریت میں نہیں ہوتی، آزاد ملکوں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں مغرب میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، پرائے ملک ہیں. ان کو اس ملک سے زیادہ آزادی ہے. وہاں وہ زیادہ آزاد ہیں کیونکہ وہاں رول آف لا ہے. ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں وہاں کے قوانین اور ان کی عدلیہ. وہ آزاد لوگ ہیں، اس لیے وہ بول رہے ہیں. یہاں انہوں نے اتنا خوف اور ہراساں پھیلا کے، ڈرا کے، ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہے کہ کنٹرول کر لیں گے. میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایسٹ پاکستان کا. میری زندگی میں ہوا ایسٹ پاکستان. مارچ 1971 کے اندر میں وہاں میچ کھیلنے گیا تھا ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کے خلاف. ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں، تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا. اس دوران کیونکہ یہ اپنا ورژن دینا چاہتے تھے کہ شر پسند اور بتانا چاہتے تھے، انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا. فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب سب بند کر دیا. ملک کو کتنا نقصان ہوا صرف اس لیے کہ جناب عمران خان کو پکڑنا تھا، تو وہ ریئیکشن انہوں نے نہیں دکھانا تھا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے. تو ایسٹ پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. ہمیں یہاں کنٹرول میڈیا، پاکستان ٹائمز، ہمیں تو خبر ہی نہیں مل رہی تھی. پی ٹی وی تھا. وہ میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے، ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے. آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے، جس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا، اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا، ملک گوا دیا، تباہ کروا دیے. 90,000 ہمارے فوجی قیدی بن گئے. ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا. بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں. چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. کیا ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے. ان کی جب حمود الرحمان رپورٹ لکھی گئی، پاکستان میں شائع ہی نہیں ہونے دی. وہ اتنی طاقت تھی ان کی. 25 سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے. ملک کیسے نہیں چلتے. اور میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب، ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی، میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں، آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں، کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں. آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب، میری ذرا غور سے بات سن لیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے، کیونکہ تب مشرف کا مارشل لا تھا، یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے، کرتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے، ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے.
डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था, पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखे, किसने अपनी फौज को सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की, किसने अपनी फौज के साथ इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा हुआ? जब उसामा बिन लादेन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? यहां तो कोई सांप सूंघ गया था, यहां तो आर्मी चीफ के मुंह से चून नहीं निकल रही थी, यहां तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर तब वो गिलानी था ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए। हमारे मुल्क में दुनिया में जलील हुए हम। मैं बोला था, मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया है। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था? जरा उठा के देखें, आपके सामने है वो। क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने, उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे आईएसआई ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, कि जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील की है तो फलानी प्रॉपर्टीज। हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इससे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज है। और एकदम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े शराब उधर चले जाएं, और उसको कह के जी बड़ा अब बहुत अच्छा किया, और अब इमरान खान बोला ये अच्छा है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया। मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को। जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इस मुल्क, इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और ये कहना कि ये कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमोगेट किया था? क्या हकानी ने जाके अमेरिकनों को नहीं कहा था, जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, कि मुझे, उन्होंने कहा जरदारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमेरिकनों को कह रहा है, ये मैंने कहा था। क्या जब नवाज शरीफ जाके छुप के काठमांडू में मोदी से छुप के मुलाकात कर रहे हैं कि जी मेरी फौज को ना पता चल जाए, और उसे, और फिर वो जो डॉन लीक्स में, जब वो कहता है डॉन लीक्स में कि जी दहशतगर्दी इंडोर्स कर रहा है हिंदुस्तान का ओपिनियन कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, आप उन लोगों को ऊपर बैठा दें और हमें कहें कि हम इन सारों को तस्लीम कर लें, और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो हमें जेलों में डाल दें, हम प्रोटेस्ट करें हमारे ऊपर एफआईआर काट दें, हम कुछ करें आप एंटी स्टेट हमें करार दे दें, लेकिन आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मुझे गोलियां लगी हैं, मुझे पता है किसने कौन जिम्मेदार है। क्या मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मुझे यह हक नहीं मिला कि मैं अपनी एफआईआर कटवा सकूं? आईएसपीआर साहब फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। भैया आप हैं कौन कहने वाले? ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आईन यह कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है एफआईआर कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि जी वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम, और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इमरान खान को 50 साल ये कौम जानती है। इस कौम की तारीख में अगर किसी एक आदमी को इस कौम ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, जो सबसे ज्यादा खैराती काम, वो इमरान खान कर रहा है। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो दयानतदार आदमी है, वो चोरी नहीं करता पैसे, वो सच बोलता है।
عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا، عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی ISPR نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آ گئے پالیٹکس میں، آپ پارٹی بنا لیں اپنی. اور میں اس کے علاوہ میں آخر میں، کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ڈرامے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میں نے بھاگ کے، میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ECL پہ نہ ڈالنا، میں ڈالو مجھے ECL پہ، میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں، وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں، اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر، تو ان کو کیا فائدہ، نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ، پولیس، سرکاری نوکر، ہمارے فوجی، ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں. پوچھیں نہ ذرا ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی جو، جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے، اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی، مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ میں برداشت ہو تنقید کی، کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے. آپ ایک معاشرے سے، ادارے سے، ایک انسان، آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے، جس طرح آپ آج حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ کھولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں، وہاں بھی یہی ہو رہا تھا، وہ ٹوٹ گیا. جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں. یہ میں دوگلا نہیں ہوں. اگر میں اپنے بچوں کی تنقید، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں. یہ کوئی فرعونیت ہی نہیں ہے کہ آپ، ہماری جرت نہیں، ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید ہی نہیں کر سکتے، کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب اب اینٹی اسٹیٹ ہو گئے، غداری کا پرچہ ہو گیا. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہوا ہے، کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں. یہ ملک کدھر جا رہا ہے، جس طرف جا رہا ہے. اس وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاحات ہو. یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا، کیونکہ یہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن اس پاکستان میں بھی تھا، کچھ نہیں ہوا. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتا. میری اگر آپ کی سنی تو نہیں آپ نے، لیکن میرے خیال میں کہ آپ کو اس وقت آپس میں ایک بڑا سرکل رکھنا چاہیے. چھوٹے سے بند کمروں سے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ملک تیزی سے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. میری تجویزیں آپ سن رہے ہیں، میں اپنی قوم کے لیے اب قوم سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو قوم نے اب فیصلہ کر لیا، ہم یہ غلامی قبول نہیں کرتے. جو قوم نکلی ہے، میں ان شر پسند کی نہیں بات کر رہا جو میرے خیال میں جان کے اندر ڈالے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوگی جب بھی تحقیقات تو یہ سامنے آ جائے گا. کیونکہ یا تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ ہم یہ اس طرح کے گولیاں چلا رہے ہوتے یا کچھ کر رہے ہوتے، جلا گھراؤ کر رہے ہوتے، تو اس کی تو 27 سال میں تاریخ ہونی چاہیے تھی. یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ اور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں ایک دم ایکشن لیتا اس کے اوپر. مجھے اندر بند کر دیا، 4 دن کے بعد کہتے ہیں میرے اوپر ہی پرچے کر دیے کہ جناب عمران خان کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوا. تو پہلے کیوں نہیں ہوا عمران خان کے کہنے پہ؟ تو میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ہم نے ہر صورت اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. یہ جو غلامی کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ جس زندگی کے اندر، یعنی جس زندگی کے اندر آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے،
आपके कोई हुकूक ही नहीं है। ताकतवर जो मर्जी चाहे कर सकता है, जुल्म हमारे पे करता है, केसेस ही हमारे पे कर देता है। अब सारे केसेस हमारे पे हो गए। ये लोग कौन मरे हैं, खैर मुझे तो अभी तक पता नहीं, कई दर्जनों लोग बेचारे शहीद हुए हैं और कोई किसी के पास हथियार नहीं था जिसको शहीद किया। तो एक तो मैं ये भी आज कह दूं कि हर जो भी, मैं अपनी सारी पार्टी को कह रहा हूं कि सब ने जो जो इनके घरों में जाना है, जिनको गोलियां लगी, जो शहीद हुए, इन सब के घरों में जाना है। मैं इंशाल्लाह इनके लिए पैसे इकट्ठे करूंगा। हमने इन सब के लिए, हम इनके घर वालों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब जो मैं जानता हूं निकले हकीकी आजादी के लिए। मैं शर पसंद को नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि जिन्होंने, और फिर से मैं कहता हूं तहकीकात करवानी चाहिए कि कैसे वहां से, उधर से लिबर्टी चौक से सारा रास्ता गए हैं कोर कमांडर के घर, क्यों नहीं किसी ने रोका उनको? और थोड़े से लोग थे, मुझे जो बताया इतने लोग भी नहीं थे। कोई ये प्लान था, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं नहीं अभी कह सकता, मुझे खदशा है क्योंकि हमने पहले कभी नहीं किया। तो मैं सबसे पहले अपनी सारी कौम को अब ये कहना चाहता हूं कि कल 5:30 बजे, ये बड़ा गौर से सुनना है मेरी बात आप, कल 5:30 बजे आपने, और मैं खास तौर पे अपनी आप ख्वातीन को कह रहा हूं, क्योंकि मुझे जो असल नजर आ रहा है कि घरों के अंदर इनकलाब आ गया। हमारी ख्वातीन समझ बैठी हैं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और शायद क्योंकि उनका घर का वो देख रही है कि कितने पैसे में कितना सौदा आता है, वो एक तो वो तबाही एक साल में जो हुआ है, लेकिन वैसे भी इनकलाब हमेशा यूथ और ख्वातीन लेके आती है। तो मैं अपनी ख्वातीन को कहना चाहता हूं और अपने बुजुर्गों को कि आपने सिर्फ मेरी आज गौर से बात सुनी, अपने घर से अपने बाहर निकलना है, आपकी गली के आखिर में जो, या आपकी गांव या गली के आखिर में, आपने सिर्फ निकल के एक अपने हाथ से लिख के एक प्लेकार्ड जिसमें होना चाहिए हकीकी आजादी, ऊपर हकीकी आजादी और नीचे आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ। क्योंकि आइन होता है तो अगर आइन होगा तो मुल्क भी होगा और आजादी भी होगी। तो ये आपने सिर्फ हकीकी आजादी, आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ एक प्लेकार्ड पर रखे, आपने सिर्फ अपनी गली से निकल के खड़े हो जाना है 1 घंटे के लिए, मेरे लिए, अपने मुल्क के लिए 5:30 से 6:30 तक आपने निकलना है कल। और उसके अलावा मैं अपने जिधर से मैंने जलसा करना था, मुरीद के से मैं शुरू कर रहा था अपने जलसों की कैंपेन, लेकिन बीच में मुझे पकड़ लिया इन्होंने। तो मैं बुध से फिर पिछले बुध करना था मुरीद के में जलसा, इंशाल्लाह इस बुध को फिर से मुरीद के से शुरू करूंगा और उसके बाद मैं अपने अगले जलसों की कैंपेन अनाउंस करूंगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, आजादी कभी भी आसानी से नहीं मिलती। आजादी छीननी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यह है आजादी की हमारी जद्दोजहद, ये जहाद है। मैं ये चाहता हूं कि एक तो आपने कल बहुत जरूरी निकलना है, बताना है कि जिंदा कौम है, हम आजादी चाहते हैं। सिर्फ अपनी गली से बाहर, अपने गांव से, जिधर भी हैं, निकल के जमा होके इकट्ठे खड़े होके प्लेकार्ड्स में कहना है हकीकी आजादी, आइन बचाओ मुल्क बचाओ। दूसरी चीज कि मैं ये अब चाहता हूं सारों से, सबको, अब मैं सबको कह रहा हूं, मैं सबसे पहले अपने पुलिस वालों को कह रहा हूं कि देखिए, आगे से जो पुलिस के अफसरान हैं, इनको जब पैगाम आता है ना, वो जी चिड़ियाघर से या पारा से प्लान आ गया कि जी आपने ये करना है, थोड़ा सा जरा खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करें। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता। जब ये आपको नाजायज काम के लिए हैंडलर्स कॉल करते हैं, इनको कहें मैं नहीं करूंगा, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है उसके अलावा, ये हैंडलर्स कोई खुदा नहीं है। ये डरा के धमका के जो आपसे काम करो, कह मैं नहीं करता। मैं अपने जजेस और खास तौर पे आज सलाम करता हूं अपनी जुडिशरी को कि हमें सब उम्मीद उधर सी है। मुझे पता है जजेस के ऊपर कितना प्रेशर डालते हैं ये हैंडलर्स, नामालूम नंबर से टेलीफोन, या कोई फाइल पकड़ा दीजिए कि टेप कोई रख लिया, ये कुछ कर दिया।
सारी मैं जुडिशरी से कहता हूं, इस मुल्क की खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर इनको कहें हम कौन सी कानून के मुताबिक आप मुझे कॉल कर रहे हैं? किसने आपको यह इजाजत दी है कि मुझे कॉल करके कहेंगे जी ऐसा फैसला करना और वैसा फैसला करना? यह वक्त आ गया, देखें आजादी का वक्त आ गया है। अब कहें मैं नहीं करता, मैं सहाफियों को कहता हूं, जिस तरह इमरान रियाज और औरिया मकबूल जान और समी इब्राहिम जिस तरह ये खड़े हैं, जो मर्जी कहें, वो अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, इसलिए तो लोग इनको देखते हैं। मैं बाकी सहाफियों को भी कहता हूं कि जो भी ये कौन लोग हैं जो आपको हुक्म, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत आपको हुक्म कर रहे हैं कि जी ये फलाना करो तो इसको अच्छा करो, इसको बुरा करो? अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। ये सारे आज़ाद माशरों में ऐसे होता है। किसी आज़ाद माशरे में कोई आपको टेलीफोन करके हुक्म नहीं करता कि आज इस टीवी चैनल पर इमरान खान को ना दिखाओ, क्योंकि बाहर की चैनल तो व्यूअरशिप पर देखती हैं। अगर इमरान खान की ज्यादा व्यूअरशिप है वो दिखाएंगे, अगर नहीं है वो नहीं दिखाएंगे। यहां बाकायदा कॉल, अच्छा हम तुम्हें पैसे देंगे इमरान खान को ना दिखाने के लिए। सहाफियों को भी, मालिकान को भी, सबको कहता हूं देखें ये मुल्क ऐसे चलेगा नहीं। कोई मुल्क नहीं ऐसे चल सकता कि ये जो बाहर से ऑर्डर्स आते हैं, नामालूम अफराद पीछे बंद कमरों में गलत बलत फैसले करते रहते हैं, मुल्क का बेड़ागर करते रहते हैं। टाइम आ गया, आप क्या नहीं हम करते, हम आइन के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के साथ खड़े हैं। मैं पार्टीज को, अपने सोशल मीडिया को, सारों को, जो भी आपको टेलीफोन करके अब कहना कि धमकियां दें कि जी इमरान खान ने कांटा डाल दिया, कहते जो मर्जी डालें, हम खड़े हैं, हम जमीर के साथ चल रहे हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले लोग हैं, अल हक है वो, हम राय हक पे खड़े हैं, जान भी चली जाए तो हम खड़े रहेंगे। और आप अंदर से ही कौम आजाद होना शुरू हो जाएगी और ये पीछे हट जाएंगे। लेकिन खौफ के ऊपर ये सारा मुल्क कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। मुझे इजाजत मिल गई, अदालत ने मुझे इजाजत दे दी, कल सारे बेल मुझे मेरे हो गए, मुझे जाने ही ना दे, वहां से बिठा दिया जे जहां वहां। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मैं बैठा हूं, पता चला जनाब नामालूम अफराद ने अभी इजाजत नहीं दी, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रही है कैसे हो गया। चलो जी मैं वहां बैठा हूं। तो इसलिए मैं अपनी कौम को, सबको आखिर में सिर्फ ये कहता हूं कि वक्त आ गया इस मुल्क को हम अपनी तकदीर बदलें। कल आपने ज़रूर निकलना है शाम को 5:30 बजे अपने मुल्क के लिए, अपने आइन को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। To avoid such surprises, just look for the TrueCheck badge and get real prices, real photos, real properties.